अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी ने रिजाइन कर दिया है और एक बैठक बुलाई है एनडीए अलायंस की। उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को स्पेशली इनवाइट किया गया था। एनडीए की बैठक बुलाने का मकसद ये था कि आने वाले लाए अमल को तय किया जाए। मोदी जी जल्द अज जल्द ये चाह रहे थे कि एक अलायंस जो उन्होंने एनडीए का बनाया हुआ था उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए और जल्द अज जल्द जो है वो उनसे एक साइन ले लिया जाए किसी पेपर के ऊपर कि वो इंडिया अलायंस के साथ नहीं जाएंगे। एनडीए जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ ही खड़े रहेंगे। अभी तक की जानकारी के हिसाब से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन वो कब तक खड़े रहते हैं ये एक क्वेश्चन मार्क है। इसी के साथ साथ इंडिया अलायंस ने भी अपना एक जो है वो बैठक बुलाई थी कल, और उस बैठक को बुलाने का मकसद यही था कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को किसी तरह से राजी किया जाए और अगली सरकार अपनी बनाई जाए। लेकिन उसकी बैठक के बाद जो उन्होंने अनाउंसमेंट की वो मोदी जी के लिए और ज्यादा अलार्मिंग थी। स्वागत करता हूं। जो हमारे गठबंधन पार्टी के नेता लोग 2 घंटे तक बैठकर आज के पॉलिटिकल सिचुएशन पे और आज की जो परिस्थिति है उस पर बहुत से सजेशन आए, चर्चा हो गई। अच्छा, और अभी तो ये खत्म नहीं हुआ निष्कर्ष पेपर। आखिरी में ये निकला कि हम सब मिलके एक ही वॉइस में ये कहना चाहिए 5 मिनट दो फिर जाता हूँ। जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। The constituents of India bloc thank the people of India for the overwhelming support received by our alliance. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and together definitely whatever promises we have given. इसके साथ साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं उन चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मोदी जी ने रिजाइन क्यों किया है। देखिए, इंडिया अलायंस के पास इस वक्त जो आंकड़े हैं वो 232 के आसपास हैं और बीजेपी के पास 240 के। दो टोटल सीटों का जो फर्क है वो तकरीबन 8 सीटों का फर्क है। लेकिन इंडिया गठबंधन के पास टोटल 232 हैं, लेकिन एनडीए जो बीजेपी का अलायंस है उसके पास 291 सीट्स हैं। वो बहुमति के साथ प्रॉपर 272 से ऊपर हैं और वो अपनी मर्जी की गवर्नमेंट बना सकते हैं। लेकिन भाजपा के पास जो सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, वो डिपेंडेंट है इंडिया अलायंस की, टीडीए की, चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की। अब डिमांड्स जो उन्होंने रखी हैं चंद्रबाबू नायडू ने, वो काफी परेशान कौन है भाजपा के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए। आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि चंद्रबाबू नायडू ने जो 6 मिनिस्ट्रीज मांगी हैं वो बहुत अहम पोर्टफोलियो हैं जो उन्होंने मांगे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट सीट है वो लोकसभा की स्पीकरशिप है। अब लोकसभा की स्पीकरशिप उन्होंने क्यों मांगी है, वो सबसे अलार्मिंग चीज है मोदी जी के लिए, जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है आने वाले कुछ टाइम में। अब दो पहलू है इस चीज के। एक तो स्पीकरशिप इसलिए मांगी गई है अपनी मर्जी से किसी वक्त भी इजलास बुला सकें, और अगर फ्यूचर में किसी जगह पे मोदी जी और भाजपा उनके साथ कोई खेल खेलने की कोशिश करते हैं, उन्होंने अपने प्रीवियस जो उनका टेन्योर था उसके अंदर जो उनके अलाइज थे उनको काफी सारे जो है एमपीज तोड़ लिए थे,
तो चंद्रबाबू नायडू को ये अंदाजा है कि भाजपा जो प्लान कर रही है कि वो सिर्फ 3 महीने के लिए उन्हें ये अलायंस चाहिए। 3 महीने के बाद वो चंद्रबाबू नायडू की टीडीए के भी कुछ मेंबर्स तोड़ लेंगे और इसी तरह नीतीश कुमार के कुछ मेंबर तोड़ के भाजपा की सिंपल मेजोरिटी बना लेंगे। तब उनकी डिपेंडेंसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब ये भी पॉलिटिशियन है, ये भी समझते हैं चीजों को। चंद्रबाबू नायडू ने चीज ही वो मांगी है, लोकसभा की स्पीकरशिप, ताकि वो एक तरह से कंट्रोल रखें पूरी लोकसभा के ऊपर। कल को अगर भाजपा उनके साथ कोई हाथ करने की कोशिश करती है तो वो उसी टाइम नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट चला के अपना अलायंस जो है वो इंडिया अलायंस के साथ करके मोदी जी को प्राइम मिनिस्टरशिप से फारिग कर दें। तो ये एक प्लान है। इसके साथ साथ जो और मिनिस्ट्रीज मांगी हैं चंद्रबाबू नायडू ने, उसके बारे में मैं आपको बताता चलूं तो वो एक होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्री की सीट है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, टेक इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री है। ये तकरीबन कुल मिला के 6 ऐसी जो है वो मिनिस्ट्रीज मांगी हैं उन्होंने, जो कि भाजपा के पास देने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में जो मोदी जी हैं उनका माइंडसेट ये है, मोदी जी ये चाहते हैं कि जो मेन पोर्टफोलियोज हैं जैसे कि इंटीरियर मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री और इसके अलावा जो मेन 4 से 5 पोर्टफोलियोज हैं वो बीजेपी के पास ही रहें, चंद्रबाबू नायडू को ना दी जाए। नीतीश कुमार की अभी तक डिमांड सामने नहीं आई। डेफिनेटली जिस तरह चंद्रबाबू नायडू ने डिमांड्स की, इसी तरह नीतीश कुमार भी अपनी डिमांड्स रखेंगे और कुछ मेन पोर्टफोलियोज में से वो भी कुछ लेना चाहेंगे। लेकिन भाजपा की, मोदी जी की ये कोशिश रहेगी कि वो मेन मिनिस्ट्रीज हैं उनमें से कोई एक चीज भी उनको ना दी जाए, जो अलाइज हैं अपने पास रखी जाए ताकि उसको अपनी मर्जी से बाद में इस्तेमाल किया जा सके। अगर आप बात करें तो इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो प्रधानमंत्री के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है। जो गृह मंत्री की पोजीशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें जो पिछले टर्न्योर के अंदर अमित शाह जी ने जो ऑपोजिशन के साथ ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, जो सीएम केजरीवाल उसकी सारे के सारे मिनिस्टर्स के खिलाफ इंक्वायरीज और ऑपोजिशन के जितने भी लीडर्स हैं सबके खिलाफ जो उन्होंने इंक्वायरीज बिठाई थी वो इस इंटीरियर मिनिस्ट्री के थ्रू ही बिठाई थी। तो बात करने का मकसद ये है कि गृह मंत्री की जो सीट है उसके लिए चंद्रबाई नायडू जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्होंने वो ले ली तो डेफिनेटली भाजपा को इसका बहुत बड़ा लॉस होगा। अब आ जाते हैं इंडिया अलायंस ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त। वो क्या सोच के बैठे हुए, क्या मास्टर स्ट्रोक खेला उन्होंने। जो उनका बैठक हुआ है उसके बाद उन्होंने जो एक स्टेटमेंट्स दिया उनके प्रेसिडेंट ने, वो आप जरा सुनिए। ऑफ इंडिया एंड अगेंस्ट प्राइस राइज, अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्रोनी कैपिटलिज्म एंड आल्सो टू सेव डेमोक्रेसी. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government. इस स्टेटमेंट के अंदर वो ये कहने चाह रहे हैं कि अभी वो जो है वो हुकूमत नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुमत उनके पास नहीं है। इंडिया अलायंस के पास 232 सीट्स हैं, तो वो अभी इस वक्त जो है ऑपोजिशन में ही बैठेंगे। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे ही भाजपा की, मोदी जी की और चंद्रबाबू नायडू की, टीडीए की और नीतीश कुमार की आपस में किसी जगह पे क्लैश होती है, वो धाक लगाकर बैठे होंगे, फौरन से उनके साथ गठबंधन करेंगे और अपना प्रधानमंत्री का कैंडिडेट अनाउंस कर देंगे। नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट किसी वक्त भी आ सकती है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है मोदी जी के लिए। ये एक तलवार लटक रही है मोदी जी के ऊपर। वो इस वक्त सत्ता में आ तो सकते हैं लेकिन कितनी देर टिकेंगे ये कुछ नहीं कह सकते। सत्ता का जो नशा है, जो पावर और डिक्टेटरशिप का नशा है मोदी जी का, वो उनसे कोई ना कोई मिस्टेक जरूर करवाएगा। ऑपोजिशन, राहुल गांधी, कलेश यादव, ये सब चीजें जानते हैं। कलेश यादव की ये स्टेटमेंट सुने जरा। वो ये कह रहे हैं कि खुश करके कुछ लोगों को, यानी कि टीडीए को, नीतीश कुमार को, चंद्रबाई नायडू को, वो इस वक्त बहुमत लेके हुकूमत तो बना रहे हैं। कल को कोई और खुश कर देगा तो वो हुकूमत उनकी बन जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि आज के अलाइज कल भी अलाइज रहेंगे। क्लियर कट मैसेज है कलेश यादव का मोदी जी के लिए, क्योंकि मोदी जी का माइंड वो जानते हैं कि वो किसी से पूछने के आदी नहीं है।
वो कंप्रोमाइज करने के आदी नहीं है, उनका माइंड डिक्टेटर वाला है और वो कोई ना कोई ब्लंडर जरूर करेंगे। तो इस सारे सिनेरियो को देखते हुए अगले 4 से 5-6 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि मोदी जी किसी ना किसी पॉइंट पे कोई ब्लंडर मारेंगे, कोई मिस्टेक करेंगे और उसी की ताक में बैठे होंगे अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ऑपोजिशन की इंडिया अलायंस, और उठा के बाहर फेंकेंगे मोदी जी को जैसे ही अलायंस टूटा इनका। मोदी जी ने रिजाइन क्यों किया है उसके बारे में मैं आपको बताता चलूं। मोदी जी का प्लान है 8 जून को जो है वो नए प्रधानमंत्री की शपथ लेने का, लेकिन उससे पहले ये होता है कि आपने प्रेसिडेंट को जो है वो अपनी प्रीवियस प्रधानमंत्री की पोस्ट का रिजाइन करना होता है। कल जो है ना उन्होंने जाते साथ जैसे ही एनडीए के अलायंस की एक तरह से पेपर के ऊपर उन्होंने उनसे साइन लिए कि हम अलायंस के साथ चलेंगे टीडीए से और नीतीश कुमार से, तो उसके बाद उन्होंने जाके प्रधानमंत्री पद से रिजाइन कर दिया, राष्ट्रपति को जाके अपना रिजाइन पकड़ा दिया और कोशिश उनकी ये है कि 7 तारीख को 7 जून को यानी कि कल इजलास बुलाया जा सके लोकसभा का और उसके बाद जो है वो खुद को सिलेक्ट करवा के प्रधानमंत्री 8 जनवरी को दोबारा बन के शपथ ले लें। तो अभी तक की सिनेरियो के हिसाब से चीजें मोदी जी के फेवर में जरूर जा रही हैं, लेकिन जो प्लान किया है ऑपोजिशन ने, इंडिया गठबंधन ने, इंडिया अलायंस ने, उन्होंने एक तरह से तलवार लटका दी है मोदी जी के आगे फ्यूचर के ऊपर। और मोदी जी को हर वक्त इस बात का एहसास रहेगा कि उन्होंने कोई गलती नहीं करनी, कोई डिक्टेटरशिप वाला नहीं करना, डेमोक्रेटिक सिस्टम को आगे ग्रो करना है, लोगों की बात सुननी है, जो अलाइज है उनकी बात माननी है और सुननी है और उनके हिसाब से चीज़ें करनी है। अगर उन्होंने पिछली गवर्नमेंट जो 2019 में बनाई थी, पिछली जो गवर्नमेंट उन्होंने चलाई है वो अपनी मर्जी की चीज़ें उन्होंने अमित शाह से, गृह मंत्री से, ईडी के जरिए छापे मरवाए, सीबीआई के केसेस बनवाए, बहुत सारी चीज़ें अपोजिशन के ऊपर उसी तरह से की, तो इस दफ़ा उनकी छुट्टी होने में 1 मिनट नहीं लगेगा। कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करना चाहता हूँ। इस वक्त जो चंद्रबाई नायडू हैं वो मोदी जी के बारे में क्या कहते रहे हैं। It is not a personal battle. It is a battle against people of Andhra Pradesh with Narendra Modi. Every state, there is a battle between him and people of that state. Northeastern states, he has gone there. What is the battle? People of Northeastern states versus Narendra Modi. He went to West Bengal. What is the battle? Not Mamata. People of West Bengal with Narendra Modi. He went to Tamil Nadu. Right. The battle between people of Tamil Nadu and also Narendra Modi. Why? He is dividing the nation. He is doing injustice. He is insulting people. He is finishing leadership. Same thing in Andhra Pradesh. और उनका आपस में कितना बड़ा जो है वो टकराव रह चुका है। इस सारी सिनेरियो में, इस सारी बातों के साथ एक बात तो तय है कि इनकी आपस में मेंटालिटी और नजरियात नहीं मिलते। ये साथ कुछ महीनों, कुछ दिनों का है, लंबा साथ चलने वाला नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 5 साल के लिए मोदी जी अब हुकूमत में आ गए हैं तो वो हुकूमत करेंगे ही करेंगे, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होने वाला है, क्योंकि डिक्टेटरशिप माइंड का आदमी जो है वो कहीं ना कहीं ब्लंडर जरूर मारता है, बशर्ते कि वो जाके टीडीए के कुछ मेंबर्स तोड़ लें, नीतीश कुमार के कुछ मेंबर तोड़ के उसको भाजपा में शामिल कर लें और सिंपल मेजॉरिटी पे चले जाएं 272 273 तक। लेकिन उसका भी हल निकाला हुआ है चंद्रबाई नायडू ने। उन्होंने लोकसभा की स्पीकरशिप मांगी है ताकि कि हाउस उनकी मर्जी के हिसाब से चलता रहे। अगर कहीं पे कोई ब्लंडर करने की कोशिश की मोदी जी ने, उसी वक्त वो उठा के उसको नीचे फेंक देंगे। अभी तक के लिए इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए।